सो वेलकम बैक अगेन बच्चा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट सॉल्यूशन का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और इजी सा टॉपिक होने वाला है जिसमें हम टॉपिक के साथ साथ उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बेटा बेसिकली आपकी यहां पर चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। देयर आर 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इन योर सिलेबस। ठीक है, चार ही हैं तो चार की बात करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उससे पहले मुझे समझना पड़ेगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बेटा क्या है, देखिए क्या कहा गया है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सॉल्यूशन दैट डिपेंड्स ओनली द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट। ये एक सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी होती है, कैरेक्टरिस्टिक होती है। सॉल्यूशन बनता है सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट से, और जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पर, कि नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट कितने हैं उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, नॉट देयर आइडेंटिटी, ना कि उनकी आइडेंटिटी पर। डिपेंड किस पे करती है कि वहां पर कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं उन पर डिपेंड करती है। चार हैं, चार के बारे में हमको बात करनी। द 4 मेन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है बेटा। पहली जो हमको पढ़नी है वो पढ़नी है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेकेंड हमको जो पढ़नी है वो पढ़नी है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड हमको जो पढ़नी है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। एंड 4 ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इन चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे बात करनी है। यहां भी फिगर में इसी तरीके से कुछ बताया गया है। तो जो यहां पर पहली वाली है ये बता रहे हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को। देखो यहां पर मीटर में बढ़ा हुआ रीडिंग दिख रहा है, इसका मतलब एलिवेशन हुआ है, बढ़ा है। ठीक है, यहां पर देखिए हम मीटर में रीडिंग कम हुई है, इसका मतलब ये क्या होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा। यहां पर जो बताया गया है ये आपको लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में बताया गया है, और ये आपका एटमॉस्फेयर ऑस्मोटिक प्रेशर, ये आपका ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में यहां पर बात की गई है। ठीक है, तो हम वन बाय वन सारी प्रॉपर्टीज पे डिस्कस करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारी है बेटा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या है बेटा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब क्या है, देखो बहुत ध्यान से समझना जो हम बताना चाहते हैं। देखो हम इस चीज को समझेंगे इस तरीके से कि हम एक इस तरीके से वेसल लेते हैं और इस वेसल में हमारे पास कुछ सॉल्वेंट है और वो सॉल्वेंट इसके अंदर रखा हुआ है। ठीक है सर, रखा हुआ है, सॉल्वेंट रखा हुआ है। हमने जब इसको हीट किया, हीट करने से क्या होगा, ये सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ऊपर जाएंगे, ऊपर जाकर टकराएंगे, और ऊपर कोलाइड होने के बाद, टकराने के बाद ये नीचे वापस आएंगे, कंडेंस होकर वापस से लिक्विड फॉर्म में आएंगे। जब ये वापस फॉर्म में आएंगे तब एक स्टेट ऐसी आएगी जितने नंबर ऑफ पार्टिकल ऊपर जा रहे होंगे उतने ही कंडेंस होकर नीचे आ रहे होंगे। एक ऐसी स्टेट आएगी जितने नंबर ऑफ पार्टिकल नीचे से ऊपर जा रहे होंगे उतने ही ऊपर से नीचे आ रहे होंगे। उस टाइम पे लगता है वेपर प्रेशर। उस टाइम पर क्या लगता है, इस पर एक वेपर प्रेशर। ठीक है, वेपर प्रेशर लगता है। अब होता क्या है, इस पे वेपर प्रेशर लग रहा है तो इसका डिफाइन हो गया। ठीक है, वेपर प्रेशर लग रहा है सर। ठीक है, सॉल्वेंट के लिए तो हम इसको लिख देंगे पी नॉट। किससे लिख देंगे, पी नॉट से। पी नॉट क्या है सर, प्योर फॉर्म में, कि सॉल्वेंट में भी कुछ नहीं डिसॉल्व किया गया, कुछ भी नहीं मिक्स किया गया है, तो ये प्योर फॉर्म में है। अब हमने क्या किया, अब हमने इसमें सॉल्ट ऐड किया। हमने इसमें क्या ऐड किया बेटा, सॉल्ट ऐड किया। जब हम इसमें सॉल्ट ऐड करते हैं तब क्या होता है, सॉल्ट के पार्टिकल्स इसमें आएंगे, सॉल्ट के पार्टिकल्स आएंगे, और अब सॉल्ट के पार्टिकल आने से क्या होगा, वो एक अपनी लेयरिंग बना लेंगे ऊपर। लेयरिंग बनाने से जितने पार्टिकल सॉल्वेंट के ऊपर इजीली जा पा रहे थे वो नहीं जा पाएंगे। इसका मतलब कुछ ना कुछ यहां पर वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। अब ऑल ओवर ये सॉल्यूशन बन गया है। सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को हम पी से डिनोट करते हैं, प्योर वाले को हम पी नॉट से डिनोट करते हैं। अब यहां पे डिफरेंस क्रिएट हुआ है। क्या डिफरेंस क्रिएट क्या हुआ बेटा, डेल्टा पी का डिफरेंस क्रिएट हुआ है। डेल्टा पी चेंज इन प्रेशर। तो क्या क्रिएट हुआ, ज्यादा पहले, अच्छा पहले ये हो रहा था इसकी, अब जब इसमें मैंने सॉल्ट को ऐड कर दिया, दैट इज सॉल्यूट को ऐड कर दिया, जब मैंने इसमें सॉल्ट यानी कि सॉल्यूट को ऐड कर दिया, तो सॉल्यूट को ऐड करने से क्या हुआ, इसका प्रेशर डिक्रीज हुआ। तो ज्यादा कौन था, पी नॉट माइनस पी। तो जो ज्यादा वाला था पी नॉट, उसमें से हमने कम वाले को माइनस कर दिया। तो बेसिकली ये हमारा आता है, ठीक है, डिफरेंस जो क्रिएट होके आया। लेकिन हम यहां पे क्या समझेंगे, यहां पे हम ये समझते हैं, देखो वही चीज लिखी हुई है जो मैंने समझाई। व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का क्या मतलब होता है, ऐसा सॉल्यूट जो हीट करने पे वापस से चेंज ना हो, यानी कि वेपर फॉर्म में ना जाए।
ठीक है, नॉन वोलेटाइल नेचर का हो, ठीक है। अगर हम उसको ऐड कर दें, डिसॉल्व्ड सॉल्वेंट वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स लोअर देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट के कंपेयर में ये वाला प्रेशर कम हो जाएगा, प्योर सॉल्वेंट के कंपेयर में ये वाला प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। ये प्योर वाला था, इसके कंपेयर में ये वाला कम निकलेगा, इसीलिए मैंने ज्यादा वाले से कम को माइनस किया है और यहां पर डिफरेंस हमने निकाल कर रखा हुआ है। अब इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमने क्या जाना, हमने ये जाना, अगर हम किसी एक चीज के लिए लिखें, हम एक चीज के लिए सॉल्यूशन के लिए हम लिखना चालू करेंगे, तो विच इज नोन एज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कैसे लिखेंगे सर, हम लिखने के लिए क्या करते हैं, हम लिखने के लिए लिखते हैं कि P का जो प्रेशर आएगा वो आएगा Chi1 P नॉट के, ठीक है। Chi1 क्या है सर, मोल फ्रैक्शन। Chi1 क्या है, मोल फ्रैक्शन। अब ये हमने P सॉल्यूशन निकाला है, P सॉल्यूशन निकाला है। P मैंने बोला किसके लिए बेटा, P किसके लिए बेटा, P सॉल्यूशन के लिए है, क्योंकि इस टाइम पे इसमें दोनों चीजें हैं, सॉल्वेंट भी है और प्लस सॉल्यूट भी डिसॉल्व्ड है, सॉल्वेंट भी है और सॉल्यूट भी डिसॉल्व है। तो इस टाइम पर हम इसकी बात कर रहे हैं, तो हमें यहां से एक टर्म समझ में आया, P इज इक्वल टू Chi1 इज P नॉट। हम एक चीज और जानते हैं, अभी हमने जानी, डेल्टा P इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, डेल्टा P इज इक्वल टू क्या होता है, P नॉट माइनस P। डेल्टा P इज इक्वल टू क्या होता है, P नॉट माइनस P। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम ये करें, यहां पर हम इस वाली इक्वेशन में ये हम फर्स्ट ले लें, ये सेकंड ले लें, तो सेकंड में हम इसकी वैल्यू रख सकते हैं, P की वैल्यू यहां रख दें तो क्या मिलेगा, डेल्टा P इज इक्वल टू P नॉट माइनस P की जगह क्या रख सकते हैं, Chi1 P नॉट। हाँ सर रख सकते हैं, यहां से P नॉट कॉमन हो जाएगा, तो डेल्टा P इज इक्वल टू P नॉट कॉमन हो गया, क्या बचा 1 माइनस Chi1। एक इंफॉर्मेशन ये आपको पता होगी कि जब भी हम मोल फ्रैक्शंस का एडिशन करते हैं सॉल्यूशन के अंदर, तो उनका एडिशन हमेशा कितना आता है बेटा, 1 आता है, 1 आता है। तो 1 माइनस Chi1 वहां पे क्या हो जाएगा, Chi2 हो जाएगा, 1 माइनस Chi1 वहां पर क्या हो जाएगा, Chi2 हो जाएगा। तो डेल्टा P इज इक्वल टू P नॉट Chi2 हम लिखेंगे, हाँ सर लिखेंगे, हमने Chi2 लिख दिया। अब क्या करेंगे बेटा, अब हम क्या करेंगे, इसको यहां से डिफरेंस, तो डेल्टा P अपॉन P नॉट इज इक्वल टू क्या आया, Chi2 आया। अब Chi2 का क्या मतलब है, Chi2 का मतलब है कि जो भी सेकेंड सिस्टम होगा उसका जो नंबर ऑफ मोल्स होगा अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि N2 अपॉन N2 प्लस N1 ऐसा कुछ रहा होगा। N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, सेकेंड सिस्टम के, और N1 क्या है, पहले वाले के। अब इस केस में मान लो कि काफी ज्यादा डाइल्यूट है, अब डाइल्यूट के केस में क्या हो जाता है कि N2 बहुत ज्यादा छोटा छोटा हो जाता है, तो हम क्या लिख देते हैं, N2 अपॉन N1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सेकेंड सिस्टम अपॉन फर्स्ट, दैट इज सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट। तो यहां से जो ये रिलेशन बन के आया है, क्या रिलेशन बन के आया है बेटा, डेल्टा P इज अपॉन P नॉट इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। सर यही तो वो चीज है जो हमको चाहिए थी, यही तो बताता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कि किस तरीके से, रिलेटिव का क्या मतलब है, इसके रिलेट में जा रहा है, ठीक है। रिलेट किससे कर रहा है, जो पहले प्योर फॉर्म में था उसमें मैंने सॉल्ट को ऐड किया, दैट इज एक सॉल्यूट को ऐड किया, सॉल्यूट को ऐड करने से उसके पार्टिकल्स ऊपर आ गए, तो उसकी वजह से क्या हुआ, इसका वेपर प्रेशर कम हो गया, इसी को कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। तो इस तरीके से इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आ जाओ एक क्वेश्चन देखते हैं इसमें, ठीक है, क्वेश्चन पे बात करेंगे। प्रॉब्लम दी हुई है, प्रॉब्लम में क्या है बेटा, प्रॉब्लम में है अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ नॉन वोल्टाइल सॉल्यूट इन 200 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। 10 ग्राम वोल्टाइल एक सॉल्यूट लिया गया है और 200 ग्राम ऑफ वाटर में उसको डिसॉल्व किया गया है, ठीक है। इट हैज अ वेपर प्रेशर ऑफ इतने mmHg 31.84 mmHg, यानी कि सॉल्यूशन का दिया है, यानी कि P हमको पता है, गिवन क्या है, गिवन डाटा क्या है, गिवन P है, P कितना दिया बेटा 31.84 mmHg दिया हुआ है, ठीक है। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, हमें सॉल्यूट M2 फाइंड आउट करना है, हम M2 मान लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर P नॉट हमको मिला है, वाटर के लिए कितना मिला है बेटा, P नॉट हमको मिला है 32 mmHg। अच्छा बेटा फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है P नॉट माइनस P अपॉन P इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। सर P नॉट पता, P भी पता, P नॉट भी पता, P भी पता, आ जाओ वहां से निकालो। तो N2 का क्या मतलब है, N2 का क्या मतलब है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं, मास गिवन अपॉन मोलर मास, मास गिवन अपॉन मोलर मास,
तो N2 का मतलब है ऊपर सॉल्यूट रहा होगा, N1 का मतलब नीचे सॉल्वेंट रहा होगा। सेम चीज इसके लिए भी यहीं पे अलाउ हो जाएगी, सेम चीज हम लिखेंगे। लेकिन बस ये है कि मास और मोलर मास किसका लेना है, मास और मोलर मास किसका लेना है, तो ऊपर हमें सॉल्यूट का लेना है और नीचे हमको किसका लेना है बेटा, सॉल्वेंट का लेना है। नीचे हमें सॉल्यूट का लेना है और ऊपर हमें सॉल्यूट का लेना है, नीचे सॉल्वेंट का लेना है। ठीक है, तो हम नीचे लिख देंगे सेम चीज लिख देंगे। क्या लिख देंगे, मास गिवन अपॉन मोलर मास। ठीक है, मोलर मास। तो क्या आ जाएगा, पी नॉट की वैल्यू कितनी है बेटा, 32 माइनस पी कितना है, पी है 31.84 और अपॉन पी फिर से आ गया तो 31.84 इज इक्वल टू बेटा N2 मतलब सॉल्यूट का मास कितना गिवन है, सॉल्यूट का मास है सर 10 है ना सर, सॉल्यूट ये है 10 दिया हुआ है, 10 रख दो। ठीक है, पूछा क्या गया है, कैलकुलेट द मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मोलर मास हमको यानी कि ये चीज फाइंड आउट करनी है। तो क्या मैं इसको M2 लिख लूं, हाँ सर लिख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नीचे N1 मास गिवन अपॉन मोलर मास, तो N1 क्या है, सॉल्वेंट है, तो N1 के लिए मास गिवन कितना दिया है, 200 ग्राम। 200 ग्राम अपॉन हमको लगाना है मोलर मास किसका लगाना है बेटा, वाटर का मोलर मास आपको पता होता है कितना होता है बेटा, 18 होता है, 18 होता है। क्या यहां से आप M2 की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, क्या यहां से आप M2 की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, ये बताइए। यहां से M2 की वैल्यू बेटा फाइंड आउट करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके निकालो, ट्राई करो। यू हैव ओनली 1 मिनट टू सॉल्व दिस इक्वेशन, ट्राई करो क्विक। कितना आएगा, कितना आएगा, 180 ग्राम पर मोल। ये लास्ट में इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे तो ये इसका आंसर निकल कर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। सेकंड जो हमारे पास है, सेकंड है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पर बात करेंगे। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या है, अब जस्ट एज्यूम करो, एक ही केस को लेकर हम सब कुछ समझने वाले हैं, 3 केसेस हम एक ही केस से समझेंगे। हमने क्या किया था, हमने एक पॉट लिया, एक बीकर, चलो ले लो, केमिस्ट्री वाले हैं सर, बीकर लेंगे। बीकर में आपने कोई एक सॉल्वेंट डाल रखा था, ऊपर से इसको आपने क्लोजली पैक्ड कर रखा है, बंद कर रखा है अच्छे से। इसमें आपने सॉल्वेंट रख रखा है बेटा, सॉल्वेंट ऐड किया। सॉल्वेंट ऐड करने पे इसका कुछ ना कुछ ऑफकोर्स सर बॉइलिंग पॉइंट रहा होगा, मान लो वाटर है, वाटर 100 डिग्री सेल्सियस रहा होगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वाटर हमने ले लिया 100 डिग्री सेल्सियस। मैंने इसमें थोड़ी देर बाद बेटा सॉल्ट ऐड किया। जब मैंने इस पे सॉल्ट ऐड किया तो इसका वेपर प्रेशर कम हुआ, पहले जो वेपर प्रेशर था उसके कंपेयर में ये वाला वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और एक चीज बताओ, जो 100 डिग्री सेल्सियस पे इजीली बॉयल हो रहा था, जब उसमें तुमने सॉल्ट डाला, सॉल्ट डालने से क्या हुआ, सॉल्ट डालने से इसकी लेयरिंग ऊपर एक आ गई सॉल्ट की। ठीक है, इसमें मिक्स हो गया होगा, बहुत ढेर सारे पार्टिकल्स आ गए होंगे सॉल्ट के, जो कि अब वेपर को ऊपर जाने नहीं देंगे। मतलब टेम्परेचर अब हमें बढ़ाना पड़ेगा, हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा इसको बॉयल करने के लिए। तो इसका मतलब ऑल ओवर क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट बेटा इंक्रीज कर जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा। पहले बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस हुआ करता था, सॉल्ट डाला, एक्स्ट्रा सॉल्यूट ऐड कर दिया, सॉल्यूट को ऐड करने से क्या हुआ, वेपर प्रेशर कम हो गया, वेपर प्रेशर कम होने से क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा। तो इसका मतलब सॉल्ट को डालते ही इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या कर जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा। इसी टर्म को यहां पे लिखा गया है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे यहां पे देखो फोटो बनाई गई है, नॉर्मल हमने एक बॉइलिंग पॉइंट निकाला, फिर हमने क्या किया, विद सॉल्यूट जब मैंने इसमें ऐड किया तो मुझे टेम्परेचर और ज्यादा इंक्रीज करना पड़ा। ठीक है, मेन चीज जो इसकी वो है इसका ग्राफ। अब ग्राफ को समझते हैं, ग्राफ क्या कहता है। ग्राफ ये कहता है कि एक तो नॉर्मल जब हमने यहां पर इस तरीके से ये प्योर फॉर्म में लिया था, सॉल्वेंट अगर प्योर फॉर्म में लिया है तो आप इसको आप डिनोट करते हैं टी नॉट बी से। किससे डिनोट करते हैं, टी नॉट बी, टी टेम्परेचर है, बी बॉइलिंग पॉइंट, और नॉट प्योर के लिए लगाते हैं। नॉट किसके लिए लगाते हैं, प्योर के लिए लगाते हैं। टी टेम्परेचर है, बी बॉइलिंग के लिए यूज कर रहे हैं, और नॉट किसके लिए लगाते हैं, प्योर के लिए लगाते हैं। तो प्योर में सर इतना था, लेकिन जब उसमें सॉल्ट डाल दिया तो दोनों का सोल्यूशन बन गया। सोल्यूशन बन के इन्होंने क्या दिया, टीबी दे दिया। क्या दे दिया, टीबी दे दिया। ठीक है, ये हुआ है। अब मेरी बात एक ध्यान से सुनना, अगर मेरे को डिफरेंस निकालना होगा, डेल्टा टीबी अगर मुझे फाइंड आउट करना होगा, तो ये बताओ ज्यादा कौन है, ज्यादा कौन है, बढ़ा है ना, तो टीबी ज्यादा होगा, वो वाला ज्यादा होगा। तो इसका मतलब टीबी बेटा ज्यादा रहा होगा, तो ज्यादा वाले से कम वाले को माइनस करेंगे तो टीबी नॉट ये कम है। ठीक है,
तो ये रिलेशन यहां से बन के आता है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट। तो यहां पर हम जो रिलेशन जानेंगे वो यही जानेंगे। कौन सा रिलेशन हम जानेंगे? हम रिलेशन जानते हैं डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट। ठीक है, नॉट किसके लिए बेटा? प्योर फॉर्म के लिए। टीबी किसके लिए? सॉल्यूशन के लिए। डेल्टा टीबी क्या बता रहा है? डिफरेंस बता रहा है। डिफरेंस दैट इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, कितना बढ़ा ये बता रहा है। ठीक है, आज ग्राफ पे थोड़ा काम कर ले। ग्राफ सर बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, ग्राफ जानना आपके लिए बहुत जरूरी चीज है। ग्राफ में क्या बता रहे हैं? सॉल्वेंट था एक, उसका कोई भी बॉइलिंग पॉइंट यहां पर हुआ करता था। ठीक है, एक बॉइलिंग पॉइंट उसका हुआ करता था। उस बॉइलिंग पॉइंट पर जो हमने इसको नाम दिया वो दिया टीबी नॉट। अब हमने क्या किया? इसमें सॉल्यूट ऐड किया। इसमें हमने सॉल्यूट को ऐड किया। सॉल्यूट ऐड करने से क्या हुआ? वो टेम्परेचर बढ़ के सॉल्यूशन का यहां पर पहुंच गया। ये जो आगे मार्किंग देख रहे हो यहां पर पहुंच गया, और यहां पर हमने उसको नाम दिया टीबी, क्योंकि ये सॉल्यूशन के लिए बना है टीबी। इसके बीच जो डिफरेंस है वो बेटा कितना है? डेल्टा टीबी। ज्यादा कौन है? टीबी। टीबी ज्यादा है किससे? टीबी नॉट के कंपेयर में। ज्यादा वाले से कम वाले को माइनस कर दोगे, ज्यादा वाले से कम वाले को माइनस कर दोगे, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। एक और इसमें चीज लगाते हैं, एक चीज और इसमें, ठीक है, यहां पर बताते हैं। क्या बताते हैं? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम। केबी इंटू एम, यहां पर एक ये भी फॉर्मूला एम फॉर, एम बेटा छोटा है, स्मॉल है, तो ये क्या होगा? मोलैलिटी होगी। ये क्या होगी? मोलैलिटी होगी। स्मॉल एम है, क्या होगा? मोलैलिटी होगी। ठीक है, केबी क्या है बेटा? कांस्टेंट है। केबी क्या है? कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में मिल भी सकती है, निकालनी भी हो सकती है। तो और डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि किस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे। तो एलिवेशन का मतलब है कुल मिला के बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना। अब क्वेश्चन आया, क्वेश्चन क्या आया? 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज उठाया है। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, इसका मोलर मास भी हमको गिवन है, इज डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ वाटर। 1 किलो पानी में इसको मिलाया गया। ठीक है, एट व्हाट टेम्परेचर विल दिस सॉल्यूशन बॉयल? सॉल्यूशन का टेम्परेचर दैट इज टीबी पूछा। क्या पूछ लिया? टीबी पूछ लिया बेटा। टीबी क्या होगा? अच्छा, केबी गिवन है। केबी कितना गिवन है बेटा? केबी दिया है 0.52 केबी हमको गिवन है। और हमको क्या गिवन है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, इसका मतलब टी नॉट बी भी पता है कितना? 373.15 केल्विन। हमको केबी भी पता है। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है? हमें कैलकुलेट करना है टीबी। तो सर टीबी कैलकुलेट करने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि क्या पता होना चाहिए? डेल्टा टीबी कितना होगा। तो डेल्टा टीबी कैसे निकालेंगे सर? तो डेल्टा टीबी के लिए ही तो मैंने आपको भी फॉर्मूला दिया था, केबी इंटू एम दिया था। तो डेल्टा टीबी बेटा यहां से निकालोगे तो केबी की वैल्यू कितनी है? 0.52 इंटू मोलैलिटी फाइंड आउट करो। तो मोलैलिटी फाइंड कैसे? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास किसमें होना चाहिए बेटा? केजी में होना चाहिए। तो और रख दो फटाफट से, डेल्टा टीबी कैलकुलेट कर लेंगे। डेल्टा टीबी क्या आ जाएगा? 0.52 इंटू मोल्स ऑफ सॉल्यूट का मतलब क्या है? मोल्स कैसे निकालेंगे सर? सॉल्यूट कौन है हमारे पास? सॉल्यूट है हमारे पास ग्लूकोज। मास गिवन अपॉन मोलर मास रख दो। तो मास गिवन कितना है? मास गिवन कितना है? 18 ग्राम। तो 18 अपॉन मोलर मास कितना बेटा पता है? हमको 180 पता है, 180 रख देंगे इंटू, इंटू मास किसमें चाहिए? केजी में चाहिए, 1 रख देना। ठीक है, 1 रख दोगे। यहां से तुम्हारा कट पिट के क्या आएगा? ये आ जाएगा 110। और डेल्टा टीबी की वैल्यू कितनी आ गई? डेल्टा टीबी की वैल्यू आ गई 0.052 आ जाएगी। यस सर, डेल्टा टीबी पता चल गया। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर आपको डेल्टा टीबी पता है तो आप एक चीज नहीं जानते क्या? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? टीबी माइनस टीबी नॉट। अभी अभी रिलेशन निकाला, टीबी माइनस टीबी नॉट। यहां पे रिलेशन रख देना, और आपको डेल्टा टीबी पता है, और निकालना क्या है मेरे को? टीबी निकालना। टीबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा टीबी प्लस, ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो टी नॉट बी। इस रिलेशन से फटाक से तुम मेरे को बताओ कि टीबी की वैल्यू कितनी आएगी। क्विक इन 30 सेकेंड्स, ऐड करना बचा है, जल्दी करो क्विक। क्या जाएगा? 373.2 के, ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत इजी से क्वेश्चंस होते हैं सर। प्रॉब्लम मेन आती है कि प्योर कौन सा है, इम्प्योर कौन सा है, मतलब सब्सटेंस जो सॉल्यूशन बना चुके हैं अब, सॉल्यूशन के में और प्योर वाले में कंफ्यूजन होती है। देखो वो वर्ड लिख देंगे प्योर, और अगर वो वर्ड प्योर नहीं लिखते हैं, सिर्फ एक सब्सटेंस के बारे में बात करते हैं कि इतना टेम्परेचर दिया है, तो आप उसको प्योर ही समझना, नॉट लगा के चले आना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है बेटा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अब क्या होगा? डिप्रेशन मतलब कम हो जाना, फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। सेम कंडीशन,
वेसल लेंगे, वेसल में सॉल्वेंट डालेंगे, कुछ ना कुछ फ्रीजिंग पॉइंट होगा, हम उसमें सॉल्यूट को ऐड करेंगे, सॉल्यूट को ऐड करने से उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। आ जाओ समझो कैसे, क्या हुआ। मान लो यहां पर पहले पहले क्या होता था कि यहां पर लिक्विड सॉल्वेंट ऐड हुआ करता था, ठीक है, यहां पर लिक्विड सॉल्वेंट ऐड हो जाया करता था, ठीक है, लेकिन जैसे ही मैंने उसमें कोई एक्स्ट्रा सॉल्यूट को ऐड किया, एक्स्ट्रा सॉल्यूट को ऐड करते ही उसका फ्रोजन सॉल्वेंट यहां पर आ गया, सॉल्यूशन बनके नीचे आ गया। तो इसका मतलब पहले प्योर फॉर्म में इतना होता था, लेकिन जब मैंने उसमें सॉल्यूशन डाला तो सर वो उससे कम हो गया। पहले प्योर फॉर्म में ज्यादा रहता था, अब उससे भी कम हो गया, डिप्रेशन हो गया भैया। ये देखो लिखा हुआ है, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करोगे, क्या होगा? द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज ऑलवेज लोअर, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट लोअर हो जाएगा प्योर के कंपेयर में। क्योंकि वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। बेटा पहला कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया था कि अगर सॉल्वेंट में सॉल्यूट को ऐड करोगे तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा, डिक्रीज करने से यहां पर फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज कर जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा। अब फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर गया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे आराम से आइस में वाटर कन्वर्ट हो जाता था, आइस में वाटर कन्वर्ट हो जाता था, लेकिन अभी क्या हो रहा है? अब मैंने इसमें नमक डाल दिया, सॉल्ट ऐड कर दिया, तो हो सकता है सर ये -5 डिग्री सेल्सियस चला जाए, हो सकता है ये -2 डिग्री सेल्सियस, मतलब इससे कम हो जाएगा, इससे कम में चला जाएगा। हम बस इतनी सी बात कहना चाहते, प्योर फॉर्म में इसका कुछ इस तरीके टेम्परेचर रहता था, जब मैंने इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया, सॉल्ट वाटर बनाया, तो देखा मैंने टेम्परेचर डिक्रीज कर गया। बस यही छोटी सी बात आपको पढ़नी होती है। आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन से पहले इस पे एक छोटी सी चीज जो अभी मैंने यहां पर भी रिलेशन एक बताना पड़ेगा, तो रिलेशन जान लेंगे बेटा। रिलेशन क्या होता है? ग्राफ से रिलेशन निकालेंगे, यहां भी हम निकालेंगे डेल्टा टी एफ। डेल्टा टी एफ ज्यादा माइनस कम, ज्यादा कौन है इस बार? टी नॉट एफ, टी नॉट एफ माइनस कम कौन सा बेटा? टी एफ, ठीक है, ज्यादा वाले में से कम वाले को माइनस कर दो। फिर से एक और फॉर्मूला यहां पे बन जाता है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ, इस बार क्या हो जाएगा? के एफ डॉट एम स्मॉल ही रहेगा, जो कि मोलैलिटी, के एफ क्या है बेटा? कांस्टेंट है, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन पे, आ जाओ फटाक से। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट बोले तो टी एफ कैलकुलेट करना है, टी एफ निकालना है बेटा, ठीक है। बहुत इजी सी चीज मैं बोल रहा हूं। क्या क्या कंटेन करता है? 60 ग्राम ऑफ ग्लूकोज जिसका मोलर मास दिया है, और वाटर दिया है इतने ग्राम, और के एफ की वैल्यू भी हमको गिवन है। के एफ कितना दे दिया? 1.86 के। क्या आप टी नॉट एफ बता सकते हो इसको देखकर? अरे वाटर है सर, और वाटर के लिए कितना होता है? वाटर के लिए 0 डिग्री होता है, दैट इज 273.15 केल्विन होता है। अब तुमको ये भी पता वो भी पता, तो तुम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे क्या? डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के बी इंटू के एफ इंटू एम। के एफ इंटू एम निकालोगे, डेल्टा टी एफ निकाल लेंगे, क्योंकि के एफ की वैल्यू बेटा गिवन है, और एम आप यहां पे रख के, क्योंकि मास वास इस बार सारा कुछ दिया हुआ है, तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो छूटा हुआ है, ठीक है। तो यहां से के एफ की वैल्यू कैसे निकालेंगे सर? के एफ तो दिया हुआ है, अच्छा 1.86 दिया हुआ है, इंटू एम निकाल लो, मोल्स ऑफ क्या? सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है इसमें? सॉल्यूट इस बार हमको दिया ग्लूकोज। मास गिवन कितना बेटा? 60 अपॉन मोलर मास कितना बच्चा? 180 इंटू मास हमको किसमें चाहिए? केजी में चाहिए। ये दिया किसमें? ग्राम में। तो इसको मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा, कितना देगा? 250 इंटू ऊपर चला जाएगा 1000, है ना, डिवाइड मारेंगे, काटोगे पीटोगे, यहां से क्या निकल जाएगा? डेल्टा टी एफ। जरा निकालो तो, डेल्टा टी एफ मेरे को बताओ कितना आया? डेल्टा टी एफ अगर तुमने निकाल लिया तो तुम टी एफ भी निकाल सकते हो। डेल्टा टी एफ बताओ क्विक, कितना आएगा? डेल्टा टी एफ निकालो। तो डेल्टा टी एफ निकाल लिया। अब डेल्टा टी एफ निकालने के बाद बड़ी इजी सी चीज है, बचा क्या भैया? बचा क्या? हमको करना पड़ेगा टी एफ माइनस टी नॉट एफ। ऐसा नहीं, उल्टा कर दिया सर, टी नॉट एफ माइनस टी एफ। अरे भैया यही चीज लगाओगे ना, ये वाली चीज लगाओगे ना, टी नॉट एफ माइनस टी एफ लगा दो बेटा। तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू आपने कुछ निकाली, और यहां से हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है टी एफ फाइंड आउट करना है। तो टी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टी एफ को इधर ले आओ, टी एफ को इधर ले आओगे तो उसको उधर भेजना पड़ेगा, तो टी एफ नॉट माइनस डेल्टा टी एफ बचेगा। तो यहां से टी एफ की वैल्यू आ जाएगी 270.68 केल्विन।
ठीक है, इसको कैलकुलेट करोगे जब तो फाइनल रिजल्ट ये आएगा। ठीक है, यहां से पहले डेल्टा टीएफ निकाल लेना, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके सारा कुछ, तो वहां से तुमको ये फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फ्रीजिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट। अगला जो इसमें कॉन्सेप्ट है वो बेटा ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर का। बहुत इजी सी चीज है, देखो पहले हम समझते हैं ऑस्मोसिस क्या होती है। तो ऑस्मोसिस बहुत इजी सी चीज है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। ये वो मेम्ब्रेन है जिसमें से सिर्फ सॉल्वेंट के ही पार्टिकल निकल सकते हैं, सॉल्यूट के नहीं। एक तरफ सॉल्यूशन भरा हुआ है, एक तरफ सॉल्यूशन भरा हुआ है और एक तरफ प्योर सॉल्वेंट है, और बीच में होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये मेम्ब्रेन ऐसी है जो सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल को लोअर कंसंट्रेशन से कहां ले जाती है, हायर कंसंट्रेशन रीजन की तरफ लेकर जाती है। लोअर से कहां, हायर की तरफ लेकर जाती है। से ध्यान रहे, सॉल्वेंट के पार्टिकल ही जाते हैं, किसके, सॉल्वेंट के पार्टिकल ही ट्रेवल करते हैं। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को प्योर सॉल्वेंट के पार्टिकल पार करके तो चले गए, लेकिन अब किया क्या, तो जो पार करके चले गए ये हो गई तुम्हारी ऑस्मोसिस। जो पार करके चले गए उस चीज को क्या कह दिया बेटा, नाम दिया गया ऑस्मोसिस। ठीक है, यहां पे दिया भी ऑस्मोसिस इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, धीरे धीरे होगी, लोअर रीजन से हायर रीजन में जाएगी। अब करेंगे क्या, ये तो जा रहे हैं। अब तुमने क्या किया, ऊपर से एक प्रेशर अप्लाई किया ताकि आप इस प्रोसेस को रोक पाओ। तो उस प्रेशर को यहां पर नाम दिया गया है ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको कहा गया है पाई। क्या कहा गया है, पाई कहा गया है। ठीक है, तो अब क्या होगा, सॉल्वेंट के जो पार्टिकल इजीली मूव कर पा रहे थे वो अब रुक जाएंगे, और अगर आपने इस प्रेशर को और भी ज्यादा उल्टा करने लगे, और ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर और ज्यादा बढ़ा दिया, और ज्यादा, तो यही अभी रिवर्स ऑस्मोसिस पढ़ा दूंगा, वो हो जाता है। तो ऑस्मोसिस बेसिकली इधर से इधर हो रही थी, आपने प्रेशर लगाया, तो जो प्रेशर लगाए हो ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोकने के लिए उसको कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। बेटा प्रेशर देखो, पहले तो इधर से इधर पार्टिकल इजीली ट्रेवल कर रहे थे, क्योंकि ये इधर लोअर कंसंट्रेशन या हायर कंसंट्रेशन, इजीली सॉल्वेंट के पार्टिकल इधर ट्रेवल कर पा रहे थे। लेकिन अभी क्या हुआ, ऊपर से तुमने ऑस्मोटिक प्रेशर लगा दिया, प्रेशर लगाने से वो जो ट्रेवलिंग थी वो रुक गई, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो वही चीज है। अब आगे देखो क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज द मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर, बाहर से प्रेशर लगा रहे हैं कितना, दैट मस्ट बी अप्लाइड टू मोर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू स्टॉप दिस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट। कि ये जो सॉल्वेंट के पार्टिकल हैं इनका फ्लो बंद हो जाए, उधर से इतना प्रेशर लगा दो कि ये इधर सॉल्वेंट के पार्टिकल सॉल्यूशन में जा ही ना पाए, तो इस चीज को कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। आज क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे भी एक बढ़िया प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसकी एक इक्वेशन है जिसको कहते हैं पाई इज इक्वल टू CRT। ठीक है, ये डायरेक्ट मोलैरिटी पे डिपेंड करता है। ऑस्मोटिक प्रेशर किस पे डिपेंड करता है बेटा, मोलैरिटी C पे डिपेंड करता है, और R0821 ठीक टेम्परेचर है बाकी, और पाई हमारा क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग इतने ग्राम जीन फ्रेगमेंट 35 ml ऑफ वाटर हैज एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ इतने टॉर, assuming that the gene is fragment non-electrolyte, determine its molar mass। तो अब चेक करो क्या क्या गिवन है। गिवन क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है, कितना दिया है, पाई इज इक्वल टू 0.335 टॉर। टॉर को हम चेंज कर लेंगे पहले एटीएम में, तो एटीएम में चेंज करने के लिए क्या करोगे, 335 अपॉन 760 कर दोगे, ये एटीएम में चेंज हो गया। ठीक है, और क्या क्या गिवन है, गिवन है एक mg में है, एक ml में है। तो mg को पहले हम क्या करें, ठीक जीन फ्रेगमेंट है वाटर में है, तो हम m मान ले, मास भी है, मास गिवन है ना, तो m2 मान लो, चलो m2 मान लो, कितना है 8.95 mg। mg को ले जाओ पहले ग्राम में, तो ये कितना आ जाएगा 8.95 इंटू 10 पावर -3 ग्राम में चला गया। ठीक है सर, ग्राम में चला गया। वहां पर ml सॉल्यूशन ऑफ वाटर वॉल्यूम कितना गिवन है, वॉल्यूम 35 ml गिवन है। 35 ml को हम कन्वर्ट कर लेंगे लीटर में, तो 35 अपॉन 1000 लीटर हो गया। लगाओ फॉर्मूला लगाओ बेटा, फॉर्मूला लगाओ, क्या फॉर्मूला लगेगा, पाई इज इक्वल टू CRT। ठीक है, टेम्परेचर कितना गिवन है, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, तो टेम्परेचर को भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, हम इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 273 प्लस 25 हो जाएगा, तो 298 केल्विन आ जाएगा। हाँ सर आ जाएगा। तो टेम्परेचर हमको पता, आर की वैल्यू आपको पता, सी की जगह क्या रखेंगे, मोलैरिटी रखेंगे, और पाई भी आपको पता। और मोलैरिटी में ही तो सर कॉन्सेप्ट है, मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी क्या होती है, सी
क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम m नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चा, हम c लिख लेते हैं। तो c मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी होती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन, यहां पर अब चूंकि यहां पर मोलैरिटी है तो वॉल्यूम इन लीटर जाएगा, तो वॉल्यूम किस में जाएगा बच्चा, लीटर में जाएगा। बस यही चीज उठा के इसमें रख दो, पुट कर दो। मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए मास गिवन अपॉन मोलर मास होना चाहिए, मास गिवन अपॉन मोलर मास पता होना चाहिए। और मेरे को लगता है यही तो पूछा गया है, मोलर मास ही तो पूछा गया, मोलर मास निकाल देंगे, ठीक है, क्योंकि मास गिवन तो मुझे पता है। मास गिवन कितना है, मास गिवन ये रहा इतने ग्राम, ठीक है, तो मास गिवन मुझे पता है। तो हम क्या क्या रख देंगे, पाई की वैल्यू, पाई की वैल्यू कितनी है सर, पाई की वैल्यू कितनी है, पाई की वैल्यू यहां पर हमने निकाल रखी है, ये रही। तो पाई की वैल्यू है 0.335 अपॉन 760, ठीक है। टॉर इज इक्वल टू सी हमारे पास, यहां से हम मोलैरिटी कैलकुलेट कर लेंगे, तो मास अपॉन मोलर मास। तो मास कितना गिवन है बेटा, मास ये आपका गिवन है, यहां से हमने इसको वैल्यू चेंज की थी 8.95 इंटू 10 पावर -3 मास हो गया, अपॉन मोलर मास ही तो हमको कैलकुलेट करना है, जिसको हम m मान ले, m मान लेते हैं, चलो m मान लो, m1 मान लो, ठीक है। इसके बाद वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम कितना है बेटा, वॉल्यूम हमने अभी कन्वर्ट किया था, वॉल्यूम इन लीटर कितना है हमारे पास, यहां पर 35 अपॉन 1000, ठीक है, ये हो गया। आगे चलेंगे, इनटू में r आएगा, r की वैल्यू कितनी है, इसी में आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, r की वैल्यू यहां से हमें मिल जाएगी, हमें r की वैल्यू चाहिए सर, तो r की वैल्यू रख दो यहां पर, इंटू 0.0821 और इंटू टेम्परेचर T, T कितना हमारे पास आया था निकल कर, T हमारे पास जो आया था, T निकल के आया था 298, T कितना आया 298। तो इसको आप पूरा कैलकुलेट करेंगे जब, तो आपको यहां से m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। m1 क्या होगा, m1 निकाल लो, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया है, ठीक है। ये थोड़ा सा टिपिकल बस इसलिए था बिकॉज इसमें यूनिट कन्वर्जन बहुत ढेर सारे थे, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं था। पाई इज इक्वल टू CRT लगा दो, पाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मैंने सिर्फ टॉर्च से ATM में कन्वर्ट किया, और उसके बाद मैंने सिर्फ mg को ग्राम में और ml को लीटर में कन्वर्ट किया है। सिर्फ यूनिट कन्वर्जन की वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो गया है। ट्राई करो, 1 मिनट का टाइम है, फटाफट से इसका आंसर मेरे को कैलकुलेट करके बताओ, m1 की वैल्यू कितनी आएगी। कोई का फाइनल जब आप आंसर कैलकुलेट करोगे, m1 की वैल्यू बेटा आएगी 1.417 इंटू 10 पावर 4 ग्राम पर मोल, ये लास्ट इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इजीली बहुत आसान से न्यूमेरिकल है, बस मैं इतना कहना चाहूंगा, आपको बेसिक न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस होनी चाहिए, साथ ही साथ आपको फॉर्मूला में इतना पता होना चाहिए। बच्चों की मेन कंफ्यूजन जो होती है सर, वो मेन कंफ्यूजन बस इतनी सी है कि वो इस थ्योरी में से ये नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हैं कि गिवन क्या क्या है, गिवन क्या क्या डाटा है, क्योंकि प्योर में कंफ्यूज होते हैं, इम्प्योर में कंफ्यूज होते हैं, दैट इज की मिक्सचर बना लिया, अब उसके बाद उसका टेम्परेचर कितना होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वगैरह तो आसान है। मेन प्रॉब्लम जो आती है इस टाइप के क्वेश्चंस में आती है कि यहां पर ये नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हैं कि आखिर यहां पर सॉल्यूशन क्या है, प्योर फॉर्म क्या है। तो कहीं कहीं पे पॉइंट आउट कर देंगे, जैसे यहां पर पॉइंट आउट इन्होंने किया था वाटर को। अब अगर वाटर होगा तो सर ऑफकोर्स इसका प्योर फॉर्म में हमको पता होगा 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होता है, तो बस 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 केल्विन, ये अंडरस्टूड है, ठीक है। बार बार जब आप पढ़ते हो क्वेश्चंस को, सॉल्यूशन चैप्टर में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के टॉपिक्स की मेन प्रॉब्लम बस इतनी सी ही आती है कि वहां से हम कंटेंट तो दिख रहा है, क्वेश्चन दिख रहा है, हमें फॉर्मूला भी याद है सर, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम उसमें से ये डाटा नहीं निकाल पा रहे कि गिवन क्या है। हम प्योर में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहां पे नॉट लगेगा, कहां पे सिर्फ टीबी लगेगा, कहां पर ठीक डेल्टा टीबी या डेल्टा टीएफ का यूज करेंगे, यहां पे बस कंफ्यूजन होती। तो इसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करो, ठीक है, और भी क्वेश्चंस हम आगे कराते रहेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। वेरी वेरी थैंक्स फॉर अटेंडिंग द क्लास, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।